हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 8th लेक्चर देखेंगे। थोड़ा ये वीडियो लेट से आ रहा है, मेरा कुछ प्रॉब्लम था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कुछ बेसिक लेवल प्रॉब्लम देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने एक पॉइंट बता दिया था पिछले लेक्चर में कि एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, लेकिन ये फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कैलकुलेट किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कैलकुलेट किया जाता है तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माना जाता है। ठीक है, ओके। हालांकि जो एक्सपेरिमेंट होता है वो टेस्ट चार्ज पे होता है। ये टेस्ट चार्ज हमने बता दिया था कि टेस्ट चार्ज एक सोर्स चार्ज होता है जिसका फील्ड हम लोग देखते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं, और जिस चार्ज को लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, ओके। इस टेस्ट चार्ज को बहुत छोटे अमाउंट का लेते हैं। ये क्यों लेते हैं हम आगे के वीडियोस में ये क्लियर करेंगे कि उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को बहुत छोटा क्यों लिया जाता है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो F अपॉन में Q के बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। जैसे इस पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो बोल सकते हैं कि Q चार्ज पर टोटल फोर्स F लग रहा है, तो यूनिट चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लगेगा? F अपॉन में Q लगेगा। और यूनिट चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर +1 कूलम के चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। क्लियर? ओके। तो यहां से फोर्स क्या हो जाएगा? Q इंटू E हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता है और उस पर हम Q चार्ज रख रहे हैं। किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको पता है और वहां पर Q चार्ज रख रहे हैं तो उस पर वो कितना फोर्स फील करेगा? Q इंटू E फोर्स फील करेगा। ये तो उसी तरीके से है जैसे M इंटू G फोर्स होता था, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो जैसे मान लो इसको डायग्राम से समझते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे दिखा दिया गया है। जब पैरेलल लाइन दिखाया गया इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। हर पॉइंट पे ऐसे पैरेलल लाइन दिखाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या बता रहा है कि हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो मान लो कि हम यहां पर कुछ 2 कूलम का चार्ज रख रहे हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है? E है। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? इसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इस पे एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स हो जाएगा 2 इंटू E, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स अभी हम देखे हैं क्या होता है? Q इंटू E होता है। ओके, चलिए। अब यदि यहां पे हम कुछ निगेटिव चार्ज रख लेंगे, जैसे मान लो कि -2 कूलम रख लिया, तो निगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। किसके अपोजिट में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि F इज इक्वल टू Q इंटू में E है। अब यदि ये पॉजिटिव है तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा। अब ओवरऑल पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसका भी है। क्लियर? लेकिन जब ये निगेटिव होगा तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ये क्या बताएगा कि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ये एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर है। क्लियर? ओके। तो इस पर जो फोर्स लगेगा हम डायग्राम में किधर दिखाएंगे? इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, 2 इंटू E। क्लियर? अब E का वैल्यू दिया हुआ है। E का यहां से ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम होगा। तो जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, 10 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, तो इस 2 कूलम के चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा? 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और इस पर भी फोर्स कितना लगेगा? 20 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। परफेक्ट है? ओके। तो इसको, इस बेसिक को लेकर के 1-2 प्रॉब्लम करते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, पहला प्रॉब्लम है कि जैसे मान लो काइनेमेटिक्स लगा के पहला प्रॉब्लम करते हैं, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड। एक कोई ब्लॉक है, यहां पर कुछ ब्लॉक रखा हुआ है और जिसका मास है m और चार्ज है -q। मास है m और चार्ज है -q, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक ऐसे रीजन में रखा गया है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो राइटवर्ड डायरेक्शन में है। परफेक्ट। अब मान लो कि इस ब्लॉक को v0 के स्पीड से
थ्रो कर दिया गया। इस पर्टिकुलर रीजन में, जिस रीजन में पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मौजूद है, उसमें V नॉट की स्पीड से इधर रिलीज कर दिया गया है, राइटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है? राइटवर्ड है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी का भी डायरेक्शन किधर है? राइटवर्ड ही है। परफेक्ट। अब चूंकि इस पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, कोई कैसा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? ओके। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स जो लगेगा, वो इधर लगेगा Q इंटू ई के बराबर, और ऊपर में क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और नीचे में क्या लगेगा? mg फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। नॉर्मल mg एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और ये जो फोर्स रहेगा वो अनबैलेंस फोर्स रहेगा। इसका मतलब है कि सिस्टम को एक्सेलरेट कराने के लिए, इस ब्लॉक को एक्सेलरेट कराने के लिए या फिर डिसेलरेट कराने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। परफेक्ट। ओके। तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो ये हो जाएगा QE अपॉन में m। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चा? V नॉट है। मान लो हमने राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव मानेंगे और एक्सेलरेशन को नेगेटिव मानेंगे। ये पूछा है ऐसा क्वेश्चन में कि बताओ कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके ये एक पार्टिकुलर मोमेंट के लिए रुकेगा। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज लिख लीजिए। फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक, फाइंड total distance traveled by block find total distance traveled by block from initial to a particular moment, from initial to a particular moment at which velocity will become zero, at which velocity will become zero, at which velocity will become zero। ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी को V नॉट, हाँ, if initial velocity of block, if initial velocity of block is V naught meter per second, if initial velocity of block is V naught meter per second, and block is placed in external electric field region, external electric field region as shown in figure, as shown in figure। ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना बोलेंगे? V नॉट बोलेंगे। एक्सेलरेशन को कितना बोलेंगे? माइनस Q बाई m बोलेंगे। फाइनल वेलोसिटी कितना लेंगे? 0 ले लेंगे। तो अब हमें S निकालना है, तो S निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, बाई फॉर्मूला V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। V स्क्वायर 0 का स्क्वायर है, U स्क्वायर V नॉट का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू माइनस QE बाई m रखेंगे, इंटू में S करेंगे। क्लियर? ओके। तो ये माइनस V नॉट का स्क्वायर और ये माइनस 2QE बाई m इंटू S, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। यहां से S इज इक्वल टू m V नॉट स्क्वायर बाई 2QE। क्लियर? तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये ब्लॉक क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। परफेक्ट। ओके। तो ये आसान क्वेश्चन था, एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे आपको SC वर्मा भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाएगा, आपको SC वर्मा में भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखेंगे, ये आप पॉज करके लिख लो। अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरिएबल बना देते हैं। ये तो कांस्टेंट था, SC वर्मा लेवल था। थोड़ा इसी क्वेश्चन को अच्छा करने के लिए करेगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरिएबल बना देगा। देखिए अभी क्वेश्चन देखेंगे तो उसका फील आएगा अच्छे से कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो एक नया प्रॉब्लम देखेंगे। इसमें हमने किया क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेरिएबल बना दिया है। इसके पहले वाले केस में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट था।
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स पर डिपेंड कर रहा है। एक्स हमने बता दिया है कि एक्स इस डायरेक्शन में लिया गया डिस्टेंस है, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट माइनस बी एक्स लिया गया है। ई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, और बी भी क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। तो चलिए ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो फोर्स भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, और फोर्स जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का दो टाइप होता है, आपको याद होगा, एक टाइम डिपेंडेंसी होता है और दूसरा होता है पोजीशन डिपेंडेंसी, ठीक है। जब टाइम डिपेंडेंट की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन को dv/dt लिखते हैं, और पोजीशन के टर्म्स में जब एक्सेलरेशन को लिखना होता है तो v dv/ds लिखते हैं, क्लियर। अब यहां से dv है तो adt कर दो और इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, यदि स्पीड निकालना है तो। यहां पर v dv और ये ads इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड स्पीड निकालने के लिए, क्लियर। यहां पर पोजीशन जब इनिशियल होगा तो वेलोसिटी भी इनिशियल होगा, जब पोजीशन फाइनल होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, फाइनल ही होगा। यहां पर टाइम इनिशियल होगा, एक्सेलरेशन किसके टर्म्स में इंटीग्रेट किया जा रहा है, टाइम के टर्म्स में इंटीग्रेट किया जा रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो यहां पर इनिशियल टाइम लगाएंगे, मतलब t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, और t इक्वल टू t पे वेलोसिटी भी लेंगे। तो यहां पर लिमिट 0 से t, और यहां पे वेलोसिटी भी इनिशियल से भी फाइनल। भी इनिशियल को u से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरली हम लोग u से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है, ओके। तो ये बेसिक है जो इसमें लगाना है। यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो पोजीशन का फंक्शन है। इसका मतलब है कि जो फोर्स होगा वो पोजीशन का फंक्शन होगा, और फोर्स जब पोजीशन का फंक्शन होगा तो एक्सेलरेशन भी पोजीशन का फंक्शन होगा, और जब एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन होगा तो हम ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर। यदि यही टाइम का फंक्शन होता तो ऐसे इंटीग्रेट करके चलते स्पीड निकालने के लिए, क्लियर है, ओके। स्पीड से एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और एक्सेलरेशन से स्पीड निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है। इतना बेसिक तो आपको 11 से क्लियर ही होगा, ओके। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। आप लोग भी पॉज करके बनाइए, कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आपको ऐसे प्रॉब्लम कराए गए हैं, ओके। अब हम बना रहे हैं, देखो करना क्या है। सबसे पहले वो पोजीशन निकालो, बोला है कि फाइंड द स्पीड एट विच एट द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 0। तो सबसे पहले तो वो पोजीशन निकालते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करो, ये कितने के बराबर है, ई नॉट माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई नॉट बाई बी आ जाएगा। मतलब कि ये x का वो वैल्यू है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, और इसी पॉइंट पोजीशन पर का स्पीड पूछा जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा वैसे वैसे एक्सेलरेट होता जाएगा, और एक्सेलरेट होता जा रहा है तो स्पीड इसका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ओके। तो हम इन जनरल एक्सेलरेशन का अब एक्सप्रेशन लिखेंगे। सबसे पहले वो पोजीशन जान लिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। अब एक्सेलरेशन का जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, q इंटू ई अपॉन में m हो जाएगा। अब ये एक्सेलरेशन कितना आएगा, q इंटू ई नॉट माइनस बी एक्स अपॉन में m। तो यहां से अब एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v dv/dx, ये q इंटू ई नॉट माइनस बी एक्स अपॉन में m, क्लियर। अब इसी चीज को यहां लिखेंगे, ये v dv को एक साइड रहने दो, dx को उधर लेके चले जाओ, तो ये आ जाएगा q इंटू ई नॉट माइनस बी एक्स अपॉन में m dx, इंटीग्रेट कर दो। अब इधर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, x के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट किसके रेस्पेक्ट में लगेगा, x के टर्म्स में। किसके टर्म्स में लगेगा लिमिट, तो x के टर्म्स में लगेगा। यहां पर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, स्पीड के टर्म्स में, तो लिमिट किसके टर्म्स में लगेगा, स्पीड के टर्म्स में लगेगा। तो चलिए भाई, इनिशियल पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन 0 है तो उस समय स्पीड को u मान रहे हैं, और u इस क्वेश्चन में अभी यहां पर हम लिख देते हैं, इफ
ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट या फिर विथ रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो यहां पर u ना लिख करके क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहां पर x है और ये स्पीड क्या है, v के बराबर है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को क्लियर है, ये v² 2 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट भी है। यहां पर ये QE/m, इसको इंटीग्रेट करना है, dx bx/m, QBx/m dx, इसको भी इंटीग्रेट करना है 0 से लेके x तक, 0 से लेके x तक। और x का वैल्यू हमें पता है, x की जगह पे फाइनली कितना रखना है, E0/b रख लेना है। तो यहां से ये v0² 2 आ गया और ये QE/m को बाहर कर लेते हैं और ये dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट x की जगह पर कितना बैठाना है, E0/b माइनस QB/m को बाहर कर लो और यहां पर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² 2 होगा। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितना होगा, E0/b हो जाएगा। परफेक्ट, ओके। तो यहां से v² 2 हो गया और ये QE/m E0/b माइनस 0 हो जाएगा, माइनस QB/m और ये अपर लिमिट E0²/b² और ये 2 पहले से बैठा हुआ है, माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते जा रहे हैं। इसको थोड़ा यहाँ पर ऐसे पार्टीशन बना दे रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है ना। ओके, यहाँ से भी निकाल लो बच्चा, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। इतना तो कैलकुलेशन आपको आएगा। तो चलिए फिर से आपको समझा देते हैं। यहाँ पर एक ब्लॉक था जिसका मास m था और चार्ज q था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइटवर्ड डायरेक्शन में था लेकिन वेरिएबल था, और किसका फंक्शन था, x का फंक्शन था, पोजीशन का फंक्शन था। और पूछा जा रहा है कि उस समय का स्पीड बताओ इस ब्लॉक का जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 के बराबर हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि ये रेस्ट से, विराम से अपने मोशन की शुरुआत कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को कितना लेना है, 0 के बराबर लेना है। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 0 करके हमने क्या निकाल दिया, x का वैल्यू निकाल दिया। अब ये x का वो वैल्यू है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसी x पे हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। हमें पता है जैसे जैसे आगे जाता जाएगा वैसे वैसे इसका स्पीड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन QE/m हो गया। तो QE की जगह पर कितना रखेंगे, E0 - bx अपॉन में m। तो एक्सेलरेशन यहाँ से x का फंक्शन आ गया, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v/dx, और ये QE/m आ जाएगा। तो ये आ गया। अब क्या किया हमने, v/dv को इधर रख दिया और dx को इधर लेके चले आए। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए। x = 0 पे स्पीड क्या है, 0 के बराबर है, और x पे स्पीड क्या है, v के बराबर है, सामान लिया हमने। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, v² 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहाँ भी इसको QE0/m dx, आपको पता है इंटीग्रेशन में जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है तो बारी बारी से इंटीग्रेट करके या तो ऐड कर देते, एडिशन होता है तो ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्शन होता है सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये QE/m dx आ गया, E0 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस QBx/m, इसको भी इंटीग्रेट करना है। और यहाँ लिमिट लगा दिए, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x का वो वैल्यू जहाँ पे हमें स्पीड चाहिए वो हमें पता है वो कितना है, E0/b, इसीलिए x की जगह पर कितना रख दिए, E0/b रख लिए हैं। तो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 पहले से बैठा हुआ था तो यहाँ पे 2 ऐसे लिख लिया है ना। अब इसको लेके आगे बढ़ जाओ, यहाँ से स्पीड निकल जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसको लिखिए आप पॉज करके। देखो, अब पेंडुलम में, पेंडुलम को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखते हैं, तो फिर क्या होता है, उसमें एंगल ऑफ डेविएशन 2 तरीके का पूछा जाता है। एक पूछा जाता है इक्विलिब्रियम में, जब वो बॉब होगा, पेंडुलम का जो बॉब इक्विलिब्रियम में होगा उस समय एंगुलर डेविएशन कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन कितना होगा।
ये दोनों क्वेश्चन आपको बुक्स में दिख जाएंगे। आपको इस पे कहीं का मटेरियल भी देखोगे तो उसमें दिखेगा ये दोनों क्वेश्चन कि इक्विलिब्रियम के समय डेविएशन कितना होगा और मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा। तो इक्विलिब्रियम के समय डेविएशन निकालने के लिए हम लोग फोर्स वाला इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। एक्स में इक्विलिब्रियम लगाएंगे, एक्स में नेट फोर्स को जीरो कर देंगे और वाई में नेट फोर्स को जीरो कर देंगे। साइन थीटा कॉस थीटा का फंक्शन ये इक्वेशन बनेगा, दोनों डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा के टर्म्स में आपका आ जाएगा, वहां से हम लोग थीटा निकाल लेंगे। ये हमने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि जब इक्विलिब्रियम में बॉब होगा उस समय एंगुलर डेविएशन कितना होगा। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। जो मैक्सिमम डेविएशन की बात करेगा तो मैक्सिमम कोई भी बॉडी कब तक मोशन कर, जब तक बॉब मोशन में रहेगा तब तक एंगुलर डेविएशन बढ़ता रहेगा, और कोई भी बॉडी कब तक मोशन में रह सकता है जब तक कि उसका स्पीड जीरो ना हो जाए। कोई भी बॉब कब तक, पेंडुलम का बॉब है, कब तक वो डेविएट होता रहेगा जब तक कि उसका वेलोसिटी जीरो के बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब है कि इनिशियल स्पीड भी जीरो है और फाइनल स्पीड भी क्या लेना है, जीरो ही लेना है। तो ऐसे प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का सहारा लेना चाहिए या फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग को इक्विलिब्रियम के समय का डेविएशन निकालना है तो कैसा कॉन्सेप्ट लगाना है, फोर्स वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। फोर्स पे जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया वो लगाना है, और जब मैक्सिमम डेविएशन पूछेगा तो क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर कोई पेंडुलम बॉब है और इस बार बॉब के पास सिर्फ मास नहीं है, चार्ज भी है। मास m है और चार्ज q है, क्लियर। और इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखा गया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो E न्यूटन पर कूलम है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना है, E न्यूटन पर कूलम, और उसका डायरेक्शन किधर है, राइटवर्ड है। परफेक्ट, ओके। अब ये जो बॉब है कायदे से देखा जाए तो ये बॉब ग्रेविटेशनल फील्ड में भी रखा गया है और इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी रखा गया है। तो जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ग्रेविटेशन में, उसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और फिर आगे देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का दो पार्ट होता है, दो टाइप का इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाया जाएगा। अभी आपको उसके पहले तक का जो भी चैप्टर होगा उसमें वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज की वजह से डेवलप होता है, क्लियर, ओके। अब हमने सबसे पहले क्या देखा था, स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्टैटिक चार्ज रख दिया जाता है तो फिर क्या होता है, तो उस पर फोर्स लगने लगता है। अब उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अवेलेबल है तब तो वो रोक लेगा, और यदि वो फोर्स अवेलेबल नहीं है तो वो रोकेगा नहीं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोशन दिखने लगेगा आपको, क्लियर है। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स लगाएगा, क्लियर, ओके। तो ये जो फोर्स इस पे लगेगा, अब जैसे इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इस बॉब को रखिएगा, ये बॉब डेविएट होना शुरू कर देगा। इस डेविएट क्यों होने लगेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगेगा Q इंटू ई का, और M इंटू जी का तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, क्लियर, ओके। तो ये डेविएट जैसे इस पे इधर फोर्स लगेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर कुछ पेंडुलम बॉब लटका हुआ है, ऐसे पेंडुलम है। अब हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाइएगा तो एक चीज आप देखिएगा कि ये अपने वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाना शुरू कर देगा, और ये फोर्स जब तक लगता रहेगा तब तक ये क्या होता जाएगा, इसका जो एंगुलर डेविएशन है वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाना शुरू कर देगा। तो ये बढ़ाते 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 एक पार्टिकुलर एंगल तक शिफ्ट कर देगा इनको, और उस पार्टिकुलर एंगल पे ये इक्विलिब्रियम में आएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, कौन, बॉब। तो इक्विलिब्रियम के समय भी इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, QE लगेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, और mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और टेंशन फोर्स आपको पता है कि कोई भी रस्सी जब स्ट्रेचिंग की कंडीशन में होती है तो वो एक टेंशन का फोर्स लगाता है, और उस टेंशन फोर्स का डायरेक्शन कॉन्टेक्ट पॉइंट से रस्सी की तरफ होता है। तो कॉन्टेक्ट पॉइंट से रस्सी की तरफ क्या लगेगा, एक टेंशन का फोर्स लगेगा। और हमने मान लिया है कि इक्विलिब्रियम में जाते जाते तक जो एंगल है वो थीटा नॉट है, तो ये थीटा नॉट ही हमें फाइंड करना है, क्लियर।
तो चलिए पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, इस डायग्राम को लिखेंगे, सिर्फ आप डायग्राम लिखिएगा, पेंडुलम बॉब का ऐसे डायग्राम बनाइएगा और प्रॉब्लम लिखिए। इसके पास मास m है, चार्ज q है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ वेरिएबल नहीं है। क्लियर? तो लिखेंगे फाइंड एंगुलर डेविएशन विथ वर्टिकल, फाइंड एंगुलर डेविएशन with vertical of pendulum at equilibrium, ठीक है। and also find maximum possible angular deviation। ओके, चलिए दोनों प्रॉब्लम को बना रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम के लिए आप जो सॉल्यूशन डायग्राम बनाएंगे पहले क्वेश्चन के लिए, वो ये बना रहे हैं आप। ये थीटा नॉट क्या है? ये एंगुलर डेविएशन है किसका? इस स्ट्रिंग का, पेंडुलम स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ। कब? जब ये बॉब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया है तब। परफेक्ट, ओके। तो यहां पे ये थीटा नॉट है, तो अल्टरनेट इंटीरियर CFE कितना हो जाएगा? थीटा नॉट ही होगा। अब टेंशन का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? T cos थीटा नॉट, ये तो आता है इतना आपको बेसिक, और ये T sin थीटा नॉट हो जाएगा। अब इसको भूल जाइए, इसका तो कंपोनेंट तोड़ दिया आपने। तो ये T cos थीटा नॉट और ये क्या हो जाएगा? T sin थीटा नॉट। तो x में भी इक्विलिब्रियम है और y में भी इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर T sin थीटा नॉट जो है वो हमारे Q इंटू E के बराबर है, और T cos थीटा नॉट जो है वो हमारे mg के बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, चलिए बाई, अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को जैसे डिवाइड करोगे, ये t से t निपट जाएगा और ये साइन थीटा अपॉन में cos थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा, और ये कितना आएगा? QE अपॉन में mg आ जाएगा। यहां से थीटा नॉट आ गया tan इनवर्स QE अपॉन में mg, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम का एंगुलर डेविएशन है। अब हमें मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन निकालना है, तो उसको भी निकालते हैं। इसको पहले आप पॉज करके लिख लो। दोनों क्वेश्चन, वो मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन आपको खुद से बनाना चाहिए, हमने आपको हिंट कर दिया कि वर्क एनर्जी थ्योरम से वो बनेगा। चलिए इसको लिखेंगे आप, हम नेक्स्ट वाला करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का फिर से आपको समझा देते हैं हम। ये वो एंगल है, ये तब का एंगुलर डेविएशन है जो बॉब किस में है? इक्विलिब्रियम में है। बॉब किस में है? इक्विलिब्रियम में है। अब ये थीटा नॉट हमने मान लिया, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा नॉट हो जाएगा। थोड़ा लगने वाले फोर्स का FBD को थोड़ा हम देख लेते हैं। FBD Q इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। आपको पता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज्ड पार्टिकल को रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एक फोर्स फील करने लगता है। जब वो चार्ज्ड पार्टिकल पे जो चार्ज का नेचर है वो पॉजिटिव होता है, और जब वो निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करने लगता है। और मैग्नीट्यूड कितना होता है? Q इंटू E होता है। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में Q इंटू E का फोर्स लग रहा है, नीचे में mg लग रहा है, इधर टेंशन फोर्स लग रहा है। ये थीटा नॉट है तो ये भी थीटा नॉट है। टेंशन का इधर कंपोनेंट T cos थीटा नॉट और इधर T sin थीटा नॉट आ जाएगा। T sin थीटा नॉट QE के बराबर होगा और T cos थीटा नॉट हमारे mg के बराबर होगा। दोनों को डिवाइड करोगे तो tan थीटा नॉट आ जाएगा, और tan थीटा नॉट पता चल गया तो यहां से थीटा नॉट भी पता चल जाएगा। परफेक्ट, ओके। चलिए अब इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं, मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन को। तो थीम तो क्लियर है कि जब इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें फोर्स खेलना है, और जब हमें मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन निकालना है तो वर्क खेलना है। ओके, तो चलिए अभी हम मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन निकालेंगे। फॉर मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन नोट करते चलिए एक पॉइंट को, और कुछ बच्चे सिबराव बना करके भेज भी रहे हैं तो अच्छा है। 41 तक बना चुके हैं कुछ बच्चे,
उस पर डाउट भी पूछ चुके हैं, आप लोग भी बनाइए जो लोग नहीं बनाए हैं अभी तक। पहले तो आपको एससी ब्रो बनाना है, उसके बाद ही कुछ बनाना है। ये हमने थीटा मैक्स मान लिया इसको, चलो भाई थीटा मैक्स को हम लोग थीटा एम से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा एम मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन विथ वर्टिकल ऑफ पेंडुलम स्ट्रिंग। ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन ढूंढना होता है। हो सकता है 11th में आपको पता नहीं वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे बताया गया होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा रिवीजन करा देता हूं और मैं अपने अंदाज में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का तरीका बताता हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम में सबसे पहले हमें ढूंढना होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है। तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन है और ये हमारा फाइनल पोजीशन है। अब दोनों जगह इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के स्पीड के बारे में थोड़ा जजमेंट कर लेना होता है। तो इनिशियल स्पीड भी क्या है, 0 है, और फाइनल स्पीड भी हमारा क्या है, 0 है, क्योंकि हमें ये पता है कि कोई भी ये पेंडुलम तब तक डेविएट होता रहेगा जब तक ये बॉब मोशन में रहेगा। जैसे ये मोशनलेस हो जाता है, एंगुलर डेविएशन वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एंगुलर डेविएशन, ये जो एंगल है वो घटने लगेगा, उसके बाद बढ़ेगा नहीं। तो इसका बढ़ना तब बंद हो जाएगा जब ये मोशनलेस हो जाएगा। इसका मतलब कि एट मैक्सिमम डेविएशन वेलोसिटी ऑफ बॉब विल बिकम 0। ओके, तो इनिशियल स्पीड भी 0 है और फाइनल स्पीड भी क्या है, 0 है। अब इनिशियल और फाइनल के बीच में कितने फोर्सेस लग रहे हैं इसका जजमेंट करना होता है। तो एक फोर्स है, किसी भी रैंडम पोजीशन पे बनाओगे इसका एफबीडी, तो एक फोर्स Q इंटू ई लगेगा, दूसरा फोर्स mg लग रहा है और तीसरा फोर्स टेंशन लग रहा है। परफेक्ट। ये एक किसी सर्कुलर आर्क पर चलेगा। ये जो बॉब है वो कैसे पाथ पर चलेगा, सर्कुलर पाथ पे चलेगा, सर्कुलर आर्क पे चलेगा। ओके, जब सर्कुलर आर्क पे चलेगा और सेंटर ये है, तो टेंशन का फोर्स क्या माना जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स माना जाएगा। और आपको याद होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि फोर्स सेंटर की तरफ होता है और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट की तरफ होता है। फोर्स सेंटर की तरफ होता है और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट की तरफ होता है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनने लगता है, 90 डिग्री का बनता है। और जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। आपको नोट करके लिखाया भी गया होगा 11th क्लास में। चलिए, आप नहीं लिखे हैं, नहीं जानते तो उसको लिख लीजिएगा। तो टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। Q इंटू ई कैसा फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखना होगा कि डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये वाला है। परफेक्ट। अब हमें mg कैसा फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है। तो mg के द्वारा वर्क डन जानने के लिए हमें किस डिस्प्लेसमेंट को लेना होगा, तो इस डिस्प्लेसमेंट को लेना होगा। मतलब mg इंटू में ये डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो हमारा mg की वजह से वर्क डन निकल जाएगा। तो ये होगा कितना और ये कितना होगा, इसका जजमेंट कर लेते हैं। देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो है ना, वो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का लेंथ l है। ये L है तो ये L cos थीटा होगा और ये L sin थीटा हो जाएगा। ये L है तो ये L cos थीटा होगा और ये L sin थीटा हो जाएगा। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, इतना बेसिक आपको क्लियर है। L cos थीटा m और ये वाला कितना होगा, यहां से यहां तक L sin थीटा m होगा। परफेक्ट। ओके, तो ये वाला कितना होगा बच्चा, यहां से लेकर के यहां तक ये L माइनस L cos थीटा m हो जाएगा। ये पूरा कितना है, L है, जितना ये जितना है उतना ही ये होगा। वही स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, इसका लेंथ कंजर्व है। ओके, तो ये जो है L है और ये जो है यहां से लेके यहां तक वो L cos थीटा m है। तो बड़े में से छोटे को घटा दोगे तो ये वाला निकल जाएगा। ओके, अब ये निकल गया तो वर्क डन बाई mg फोर्स भी निकल जाएगा। अब देख बच्चा, mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर। मतलब mg की वजह से वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव होगा। और QE की वजह से वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पक्का। ओके, तो बाई वर्क एनर्जी थ्योरम ये इंजेक्ट करा दिया गया है हमारे दिमाग में कि यदि हमें इक्विलिब्रियम का एंगल निकालना है तो फोर्स खेलना है, और यदि हमें
यदि हमें मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन निकालना है तो वर्क खेलना है भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। परफेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे वर्क डन बाई mg फोर्स प्लस वर्क डन बाई QE फोर्स प्लस वर्क डन बाई टेंशन फोर्स इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। और K फाइनल K इनिशियल का जजमेंट हम लोग पहले कर चुके हैं। स्पीड फाइनल स्पीड जीरो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए। इनिशियल स्पीड जीरो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए। ओके, अब mg की वजह से वर्क डन माइनस mg इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा m होगा। QE की वजह से वर्क डन कितना होगा, QE इंटू एल साइन थीटा m होगा। और वर्क डन बाई टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो। K फाइनल भी जीरो, K इनिशियल भी जीरो हो जाएगा। ओके, अब यहां से माइनस mg इंटू एल, और ये इनको ब्रैकेट खोलते हैं तो ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो प्लस mg इंटू एल कॉस थीटा m प्लस QE एल साइन थीटा m इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, चलिए अब एल को कॉमन निकाल करके भेज दो उधर, तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये एल कॉमन निकाल लिया, तो माइनस mg प्लस mg कॉस थीटा m प्लस QE इंटू साइन थीटा m इज इक्वल टू जीरो। इसको उधर लेके चले गए तो यहां से आया हमारा फाइनली, यहां से माइनस mg, एल को तो कॉमन निकाल लिया है ना सब में से, और उधर भेज दिया तो जीरो हो गया। तो यहां से mg माइनस mg को कॉमन निकाल लो, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा m प्लस QE साइन थीटा m इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसका कैलकुलेशन हालांकि आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा टिपिकल है इसीलिए मैं कर देता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ। QE साइन थीटा m, ये mg 1 माइनस कॉस थीटा m। परफेक्ट, ओके। अब यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। इसी तरीके से साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन ट्वाइस ऑफ थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये 2 निपट जाएगा तो फिर से साइन थीटा ही हो जाएगा। तो यहां से ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सिंपल है, ये हो गया एक। दूसरा इसमें यूज करना है, यहाँ पे साइन थीटा यूज कर रहे हैं, तो साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा को देखिए क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे कॉस 2 थीटा के बारे में। कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हमें 1 माइनस कॉस थीटा को इवेलुएट करना है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा फिर से आ गया उसी फॉर्म में। यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या बैठा हुआ है, थीटा बाई 2 बैठा हुआ है, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर और थीटा की जगह पर थीटा बाई 2 लिख लेंगे। क्लियर, ओके। अब इन दोनों बेसिक का हमें इसमें यूज करना है, तो क्या लिख सकते हैं, QE साइन थीटा m की जगह पे ट्वाइस ऑफ साइन थीटा m बाई 2 इंटू कॉस थीटा m बाई 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा m बाई 2। अब एक साइन थीटा m बाई 2 और एक साइन थीटा m बाई 2 कट गया। ठीक है, ये 2 से 2 खत्म हो गया। अब यहाँ पे QE और mg को नीचे लेके चले आएंगे, और इसको ये साइन थीटा बाई 2 बचा हुआ है और ये cos थीटा बाई 2 है, इसको लेके नीचे आओगे तो साइन थीटा अपॉन में cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा m बाई 2। अब यहाँ से tan
थीटा m बाई 2 QE अपॉन में mg के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा, अब यहाँ लिख रहा होगा, इसके बाद का जो भी है वो मैं यहाँ लिखूंगा। तो ये थीटा m बाई 2 जो है वो tan इनवर्स QE बाई mg के बराबर आएगा। तो यहाँ से थीटा मैक्स जो है, थीटा मैक्स ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स QE बाई mg आ गया, है ना। तो आपको याद होगा इक्विलिब्रियम में जो एंगल था वो tan इनवर्स QE बाई mg आ रहा था, tan इनवर्स QE बाई mg आ रहा था इक्विलिब्रियम में जो एंगल था, और यहाँ पर जो मैक्सिमम डेविएशन है वो इसका डबल आ गया है। तो ये आपको याद रखना है कि यदि इनिशियल स्पीड ऑफ बॉब 0 रहेगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको रख दिया जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, तो मान लो कि 30 डिग्री पे आपका इक्विलिब्रियम एंगल आ रहा है, जब बॉब इक्विलिब्रियम में हो रहा है तो एंगुलर डेविएशन 30 डिग्री का है, तो मैक्सिमम डेविएशन 60 डिग्री का हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि इनिशियल स्पीड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब वो वर्टिकल पोजीशन में है तो उस समय बॉब का स्पीड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। परफेक्ट, इसको आप लिख लो, इसमें ये सब बेसिक यूज किया गया मैथमेटिक्स का। ये मैथमेटिकल टूल्स में भी पढ़ाते हैं, है ना। जो मैथ से नहीं होंगे बच्चे वो मैथमेटिकल टूल्स में आप पढ़े होंगे, है ना। लिख लो इसको। तो चलिए आज हम इतना ही करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। और ठीक।